हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम फास्ट में स्वागत है। मैं संदीप सर। आज हम लोग बात करते हैं प्रैक्टिस सेशन का। अगला सेशन लेकर आए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप दरोगा का एग्जाम दीजिए, पुलिस का एग्जाम दीजिए, होमगार्ड का एग्जाम दीजिए और लेखपाल का एग्जाम दीजिए। ये सभी एग्जाम के लिए जो है आपका प्रैक्टिस काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि आप कितना सही कर पाते हैं इस प्रैक्टिस में। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, नई दिल्ली में सीबीडी है। इसका मतलब है कि एक स्थान प्रॉपर पूछ रहा है तो ये नई दिल्ली में। तो एक चीज और ध्यान रखना है, सीबीडी का अर्थ क्या होता है। ये एक प्रकार का सीबीआई है, मतलब हमारी जांच एजेंसी है। इसका नई दिल्ली में कहाँ पर, गुरुग्राम में मुख्यालय है, नोएडा में, कनॉट प्लेस में या गाजियाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कनॉट प्लेस में जो है इसका जो है मुख्यालय है। ठीक है, जो कहाँ पड़ता है, नई दिल्ली में पड़ता है। अब ये क्लियर हो गया। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है दक्षिण गंगोत्री क्या है। दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो दक्षिण गंगोत्री हमारे यहाँ प्रायद्वीपीय भारत का एक नदी है, हिमालय पर स्थित कोई झील है या युद्धक जलपोत है, अंटार्कटिका पर स्थापित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा कि आखिर ये दक्षिण गंगोत्री क्या है। तो दक्षिण गंगोत्री अंटार्कटिका पर स्थापित जो है भारत का वैज्ञानिक एक अनुसंधान संस्थान है। दरअसल अंटार्कटिका पर कौन कौन सा है, वहाँ पे मैत्री है, मैत्री है, इसके अलावा दक्षिण गंगोत्री है, गंगोत्री, और आपका भारती है, भारती। ये तीन प्रकार का जो है अलग अलग अनुसंधान केंद्र अलग अलग समय पर स्थापित हुआ। तो यहाँ से आपका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये चाहे दक्षिण गंगोत्री से दे दे, मैत्री से दे दे या भारती से दे दे। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये कह रहा है कि जो भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक उड़ीसा के तट पे है, मतलब इसमें से एक उड़ीसा के तट पे है। तो मुंबई तो आपका महाराष्ट्र में पड़ जा रहा है, महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र के तट पे। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो आंसर होगा वो पारादीप होगा। पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में। ठीक है, पारादीप कहाँ पे है, उड़ीसा में। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, ये मैच कराने वाला है और सूची फर्स्ट सूची सेकंड मैच कराना है, जिसमें आप देखेंगे कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड कैसे मैच करा रहा है। तो भारत में खनिज के लिए जो है सबसे संपूर्ण राज्य कौन सा है, राजस्थान है। तो चौथा होना चाहिए ए का। तो इसमें भी आ रहा है और ऑलरेडी इसी में आ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी सही हो गया। क्योंकि जिप्सम के लिए हमारा कौन सा है, गुजरात सही है। रबर के लिए कौन है, केरल सही है। बॉक्साइट के लिए उड़ीसा है, कोरापुट। ठीक है, चलिए तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से नगरों में से कौन भारत का पीटर्सबर्ग, मतलब लौह इस्पात के लिए जाना जाता है। हालांकि लौह इस्पात के लिए दुर्गापुर भी पश्चिम बंगाल में लौह इस्पात के लिए जाना जाता है, लेकिन बहुत बड़े मात्रा पर राउरकेला ये उड़ीसा में है, राउरकेला उड़ीसा में, ये भी लौह इस्पात के लिए है। जमशेदपुर आपका पीटर्सबर्ग कहा जाता है, ये झारखंड में है, झारखंड में। और भिलाई जो है ये छत्तीसगढ़ में। सभी लौह इस्पात है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा लौह इस्पात कहाँ है, जमशेदपुर में। इसी को भारत का पीटर्सबर्ग की संज्ञा दी गई है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपका हो जाएगा, निम्न युग्मों में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है, इसमें से कोई एक गलत है। ठीक है, कोयना महाराष्ट्र है, नागार्जुन आंध्र प्रदेश है, टिहरी उत्तर प्रदेश है, हीराकुंड उड़ीसा है। तो ये वाला थोड़ा गलत है, क्योंकि टिहरी बांध जो है ये कहाँ पे है, उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। तो ये आपका जो है सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमिलित नहीं है। बहरीन, मनामा, बहरीन जो है मनामा की राजधानी है एक तरह से। लेबनान, लेबनान का जो है यहाँ पर आ जा रहा है बेरूत, इसका बेरूत है। क्योंकि तेहरान किसका है, ईरान का है, ईरान का तेहरान हो जाएगा। टर्की अंकारा सही है, जॉर्डन अम्मान सही है। इसका मतलब है आपका आंसर क्या है, लेबनान, जिसकी राजधानी बेरूत है। चलिए और आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से राज्यों में से किसमें मंगला तेल क्षेत्र जो है किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान, गुजरात और आपका महाराष्ट्र, असम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान में मंगला तेल। डिगबोई असम में है, माकुम असम में है, नहरकटिया असम में है। ठीक है। इधर गुजरात में यदि देखा जाए तो खंभात क्षेत्र गुजरात में है, जामनगर वाला क्षेत्र गुजरात में है, और यहाँ पर जो है मुंबई हाई जो तेल के लिए जाना जाता है महाराष्ट्र का। अब आते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र के अंतर्गत पैदा किया जाने वाला जो चावल है उसका क्या नाम दिया गया है? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पैदा किया, ओन्स, अमन, इंडिका या जैपोनिका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इंडिका। इंडिका जो है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में तैयार किया जाने वाला चावल है। भारत में प्रधान वन उत्पाद है, और भारत में एक बड़ी मात्रा में वन उत्पाद हो रहा है। बेंत उत्पाद, इमारती लकड़ी, रेजिन, ईंधन की लकड़ी। तो ये जो है आपका भारत में जो लकड़ियों का उत्पादन होता है वो किस लिए होता है? इमारती लकड़ियों के लिए होता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल इमारती लकड़ियों को ज़्यादा हम लोग करते हैं। अब आते हैं राणा प्रताप सागर कोटा में, ये किससे संबंधित है? तो सिंचाई सुविधा है कि अणु शक्ति है, जल विद्युत उत्पादन है कि मछली उत्पादन है? तो याद रखिएगा, जैसे ये राणा प्रताप सागर बांध है, और बांध का काम दो है, एक तो सिंचाई है और दूसरा विद्युत उत्पादन, वो भी जल विद्युत। तो इसका सही आंसर तो ये हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ी बहुत मात्रा में सिंचाई भी करता है। अच्छा, कोटा के पास एक अणु शक्ति भी है, लेकिन ये राणा प्रताप सागर नहीं है, वो रावत भाटा है। रावत भाटा। ठीक है, रावत भाटा के नाम से है, ये भी कोटा में ही है, कोटा में ही है। लेकिन ये तो बांध परियोजना थोड़ी है, रावत भाटा एक नाभिकीय रिएक्टर है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो एनआईडीएम है निम्नलिखित में से कहाँ पे है? तो भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है ये कहाँ पे है? तो ये हो जाएगा आपका नई दिल्ली में है। ठीक है। अच्छा, नई दिल्ली में किस स्थान पे है? तो नई दिल्ली में विक्रम नगर में। कहाँ पे है? विक्रम नगर। नई दिल्ली के विक्रम नगर में ये है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कौन सी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है? जैसे यूरोप को अफ्रीका से अलग करने वाली डॉबर है, बास्पोरम है, या ये देखिए जिब्राल्टर है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा जिब्राल्टर। यूरोप से अफ्रीका, जैसे मोरक्को को किससे अलग कर रही है? स्पेन से अलग कर रही है। अच्छा, ये बेरिंग वाला भी इंपॉर्टेंट है। बेरिंग आपका एशिया को उत्तरी अमेरिका से अलग कर रहा है। उत्तरी अमेरिका, और उत्तरी अमेरिका का कौन सा भाग होगा? अलास्का। ठीक है, वो अलग हो रहा है किसके द्वारा? बेरिंग जल संधि। ये लेकिन यहाँ पर जिब्राल्टर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधारा हिंद महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पर देखिएगा, हिंद महासागर से संबंधित जलधारा क्यूराइल नहीं है, अंगुलहास, फ्लोरिडा, कनारी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अंगुलहास। ये गर्म जलधारा है जो हिंद महासागर की जलधारा है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। टोडा जनजाति जो है निवास करती है, ये जनजाति कहाँ निवास करती है? छोटा नागपुर के पठार में, या हिमालय के तराई क्षेत्र में, इलायची या कह सकते हैं नीलगिरी पहाड़ियों में करती है, या अरावली क्षेत्र में करती है? तो ये देखिए, नीलगिरी की पहाड़ी मुख्यतः इसी पर आती है टोडा। टोडा ये तमिलनाडु में रहती है, तमिलनाडु। और इसकी एक सबसे बड़ी खास बात है कि ये बहुपति प्रथा करती है। बहुपति प्रथा, बहुपति प्रथा के लिए जानी जाती है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। बाकी अरावली राजस्थान में जान ही रहे हैं। ये देखिए, अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन होते हैं जो पुनः उस अवस्था में वापस आ जाते हैं, लेकिन रासायनिक परिवर्तन ये परिवर्तन होते हैं कि एक बार परिवर्तन होने के बाद पुनः उस अवस्था में नहीं आते हैं। तो पानी का वाष्प बन जाना ये भौतिक है। क्यों? क्योंकि यह पुनः उस अवस्था में आ सकता है। आइसक्रीम का पिघलना फिर जम जाएगा, ये भौतिक है। बिजली के बल्ब का जलना, यही देखिए रासायनिक है, क्योंकि बिजली के बल्ब जब जल जाएगा, टंगस्टन एक बार हीट हो जाएगा ना, तो फिर वापस उस अवस्था में नहीं आएगा, बल्कि केक पकाना
ये हो करके फिर वापस आ सकता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य का सर्वाधिक लंबी तटरेखा है? तो महाराष्ट्र है कि आपका तमिलनाडु, केरल, गुजरात। तो इसका सबसे लंबी तटीय रेखा किसकी है? गुजरात की। सर्वाधिक तटीय राज्य कौन सा है? गुजरात हो जाएगा सबसे लंबा तटीय राज्य। एस्चुरियन कोलाई जीवाणु मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये गर्म रक्त वाले जो है जीवों में पाया जाता है या मनुष्य के आंत में? देखिए, या तो मनुष्य के आंत में पाया जाता है या गर्म जल, तो इसी को बोलते हैं एस्चेरिया कोलाई जीवाणु। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश का विक्षेपित होने की घटना किस नाम से जानी जाती है? तो ये देखिएगा, ये होता है परावर्तन, अभिसरण, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो ये आपका अपवर्तन है, जो तिरछी हो जाती है, विलंब से या तो पास हो जाती है या तो दूर हट जाती है। ठीक है, और परावर्तन तो पूर्णतः वापस हो जाती है। प्रकीर्णन जो है ये आपका कणों के माध्यम में आकर के फैल जाती है। अभिसरण मतलब होता है पूरा आंतरिक परावर्तन, पूरा आंतरिक परावर्तन तो ये क्रिया है नहीं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो लोहा का सबसे शुद्ध रूप जो है, जैसे क्या होता है कि उसे हम लोग बोलते हैं जो है मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट मैग्नेटाइट जो होता है उसे पिटवा लोहा बोलते हैं। पिटवा लोहा सबसे जो है क्या होता है, मजबूत और ठोस होता है, सबसे शुद्ध भी होता है। बाकी उसके बाद ढलवा होता है, हेमेटाइट। ठीक है, फिर धीरे धीरे सभी होते हैं। तो भारत में सबसे ज्यादा हेमेटाइट पाया जाता है, लेकिन मैग्नेटाइट सबसे शुद्ध लोहा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एस्कार्बिक एसिड है? एस्कार्बिक एसिड किस विटामिन को कहते हैं? तो अब देखिएगा, ये आपका विटामिन सी है, जो कि क्या है, एस्कार्बिक एसिड है। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सा एक अनुवांशिक रोग है? मतलब माता पिता को जिस माध्यम से बच्चों में आए उसे अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो ये निमोनिया है, आंत ज्वर है, पीलिया है या वर्णांतता मतलब कलर ब्लाइंडनेस। तो ये देखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस जो है ये आपका अनुवांशिक बीमारी है, इसको हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए जो है किसमें ज़्यादा मात्रा में आएगा? केला है, नारियल का तेल है, मछली का तेल है या चीनी है? तो ये मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, मछली के तेल में विटामिन ए पाया जाता है। अब आते हैं वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में। ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है इसके बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है कि यह तापमान में वृद्धि होने पर घट जाती है? जैसे यदि हीटिंग ज़्यादा हुई तो तापमान वाष्पीकरण की क्रिया क्या होगी, घटेगी? नहीं, ये क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है, यह हवा की गति में वृद्धि होने पर घट जाएगी? नहीं, ये वहाँ पे बढ़ जाती है। यह सतह के क्षेत्र में वृद्धि होने पर बढ़ती है, तो ये सही हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। नमी के स्तर पर निर्भर नहीं करती है, तो ये भी गलत है, नमी के स्तर पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक जल में घुलनशील विटामिन है? तो आप देखेंगे कि जल में घुलनशील विटामिन बी और सी है, तो यहाँ पर आपका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन सी, क्योंकि इसमें बी है नहीं। ठीक है, और बाकी डी, के, ई ये सब क्या है, वसा में घुलनशील। अब देखिएगा, भारत का किस नदी को ग्रीन सूप कहा जाता है? भारत की सबसे बड़ी ग्रीन सूप नदी कौन सी है? तो ये गंगा है, लेकिन इस ऑप्शन में गंगा है नहीं। ये देखिएगा, ग्रीन सूप नदी कौन सी है? गंगा है भारत की सबसे ग्रीन सूप नदी, क्योंकि वो शैवाल लाइकेन को बहा कर लाती है। और दूसरी सबसे बड़ी हो जाएगी यमुना। यमुना को हम लोग ग्रीन सूप कहते हैं। दूसरी सबसे जो है प्रमुख नदी कौन सी है? ग्रीन सूप। तो ग्रीन सूप भारत में सबसे बड़ी, ऑप्शन में तो गंगा नहीं दिया है, तो आपको यमुना ही सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिएगा, वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? मतलब वाष्पीकरण की प्रक्रिया के बारे में एक कथन सही है। उधर देखिए इस क्वेश्चन को अलग दिया था, ये अलग है। वाष्पीकरण में द्रव अवस्था गैसीय अवस्था में बदल जाता है, द्रव अवस्था ठोस में बदल जाता है, गैसीय अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाता है, ठोस अवस्था द्रव अवस्था में बदल जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा?
इसका सही आंसर हो जाएगा कि द्रव अवस्था हमेशा गैसीय अवस्था में बदल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं वाष्पीकरण। ठीक है, ये सभी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से फास्फोरस का एक प्रमुख स्रोत है, आंवला, आलू, दूध और संतरा। तो ये क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर दूध हो जाएगा। ये फास्फोरस का एक मुख्य स्रोत है। दूध एक सर्वाहारी पोषण पदार्थ है। इसका मतलब हो गया कि दूध में सभी प्रकार के पोषण तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, हाँ। और बाकी आलू में कार्बोहाइड्रेट है, आंवला में विटामिन सी है, संतरा में सी है। ये देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित होता है? तो आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित होता है, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय सांख्यिकी संगठन। तो ये हो जाएगा वित्त मंत्रालय द्वारा हर साल जो है आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन था? तो आप सुने होंगे कि उस आर्थिक सुधार को जो 1991 में हुआ था, जो 1991 में आर्थिक सुधार हुआ था, सॉरी, ये देखिए, भारत में जो आर्थिक सुधार 1991 में हुआ था उसके हम लोग बात करें तो वहां पर प्रधानमंत्री कौन था ये पूछ रहा है। तो ये आर्थिक सुधार किसके तहत हुआ था? राव मनमोहन मॉडल, मनमोहन मॉडल, राव मनमोहन मॉडल। तो राव और मनमोहन मॉडल यदि देखा जाए तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे, मनमोहन सिंह थे, पीवी नरसिम्हा राव थे, इनमें से कोई। तो राव में तो आ जाएंगे ना पीवी नरसिम्हा राव, और मनमोहन सिंह थे। ये दोनों लोग मिल करके हमारे देश में निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण ये सभी जो है ला दिए। ठीक है, ये चीज है। अब देखिएगा, भारत में इनमें से कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है? इनमें से कौन सा बैंक है जो सार्वजनिक क्षेत्र का नहीं है? यूको बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, इंडियन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, ये सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी टाइप का आपको क्वेश्चन दिया गया है। निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट सेवाओं की पेशकश की थी? मतलब इनमें से कौन सा बैंक है जो सबसे पहले इंटरनेट सुविधा प्रारंभ किया था अपने इंटरनेट बैंकिंग? SBI, HDFC, एस बैंक, ICICI। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ICICI 1998 में पहली बार जो है नेट बैंकिंग सुविधा, मतलब इंटरनेट से बैंकिंग सुविधा की शुरुआत किया था 1998 से। ठीक है, ये भारत में पहली बार हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का सबसे शुद्ध रूप है? तो यहाँ पर ये कोई भी नहीं है। लोहे का सबसे शुद्ध रूप को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट बोलते हैं। मैग्नेटाइट जो है लोहे का सबसे शुद्ध रूप माना जाता है। ठीक है, चलिए, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस अनाज को अत्यधिक उत्पादन किया गया? ऐसा मतलब कि हरित क्रांति का जो मूल उद्देश्य रहा, कौन सा अनाज था? गेहूं चावल, गेहूं ज्वार, गेहूं चावल ज्वार या चावल कपास? तो ये गेहूं चावल। आज भी इसका जो उद्देश्य है ये खाद्यान्न उत्पादन है, मतलब बहुत सारे अनाज जो है खाद्यान्न उत्पादन में आते हैं। ये हरित क्रांति का मूल उद्देश्य है, इसके उत्पादन को वृद्धि करना। ठीक है, अब आते हैं कि वर्तमान में जो GST है उसमें जो नई कर व्यवस्था में सबसे उच्चतम प्रतिशत स्लैब है, जो नई कर व्यवस्था है 5% है, 18% है और 40% है। अब हम लोगों को ये देखना है कि इसमें 40% तो है कहीं नहीं, तो इसका सही आंसर 18% होगा। दरअसल यही दोनों मुख्य है, बाकी ये तो हानिकारक के लिए है। हानिकारक वस्तु मतलब समझ रहे हैं, जैसे शराब हो गया, तंबाकू हो गया, ऐसे पदार्थों को जो है इसमें 40%, लग्जरियस चीज़ों को 40% जो है ये रखा गया है GST। ठीक है, तो इस तरह से हमारा GST है। आज का सेशन इतना ही। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपकी आगामी आने वाले परीक्षाओं के लिए। ठीक है, धन्यवाद।